आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर 13। ठीक है, लेक्चर 13 हमें डिस्कस करना है। उसमें से आज पढ़ेंगे लेक्चर 13 और उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर आर्टिकल 21। हमने आर्टिकल 20 तक क्या बात कर लिया था? हमने आर्टिकल 20 तक बात कर लिया था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी भी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, हमारे पास कन्विक्शन फॉर ऑफेंस मीन्स जो भी हमने क्राइम करा उसके प्रोटेक्शन में या ज्यादा पनिशमेंट ना मिल जाए या फिर ज्यादा आर्बिट्री आर्बिट्री पनिशमेंट ना मिल जाए, एक्सेसिव पनिशमेंट ना मिल जाए, इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया? इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने आर्टिकल 20 पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 21 डिक्लेयर करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मीन्स हमारा लाइफ क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, या किस तरीके से लिबर्टी दे रहा है, किस तरीके से लाइफ में सिर्फ लाइफ नहीं है, मीन्स हमें चाहिए डिग्निफाइड लाइफ, मीन्स हमें विथ डिग्निटी लाइफ चाहिए। तो इसको किस तरीके से प्रोटेक्ट होगा, ये किस तरीके से प्रोटेक्ट होगा, ये आर्टिकल 21 देखता है, या ये चीजें आर्टिकल 21 बताता है। आर्टिकल 21 में हमारे पास दो चीजें हैं। आर्टिकल 21 में हमारे पास है, एक तो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पहला है हमारे पास प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दो चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, आर्टिकल 21 कहता क्या है? आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन उसके लाइफ से या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं होगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट इसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, अगर जो चीजें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है उसके अलावा कोई भी पर्सन क्या होगा, अपने लाइफ से और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव्ड नहीं होगा। ये है हमारा आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में दो बातें होगी। पहली बातें होगी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहां से आया है? ये है आपका इंग्लिश ओरिजिन, ये है इंग्लिश ओरिजिन। और दूसरा हो गया हमारा, दूसरा है हमारा, ये है हमारा अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन ओरिजिन। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहता है, मान लिया जाए कि हमारा क्या हुआ, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव कर लिया गया, हमारा पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव कर लिया गया। अब हम जैसे ही किसी को ऑथराइज दिए या कोई भी ऑथराइज चीजें, वो हमारा क्या क्या पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव कर लिया। तो सबसे पहले प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है? सबसे पहले कहता है उनको उस कानून की एग्जिस्टेंस को चेक करो, मीन्स वेदर देयर एग्जिस्ट ए लॉ, क्या ये लॉ एग्जिस्ट करता है जिस लॉ के अंतर्गत मेरा पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव किया गया। सबसे पहले है एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, क्या वो नियम, क्या वो कानून जिस कानून के अंतर्गत मेरे को क्या किया गया है, मेरा पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ को डिप्राइव किया गया है, क्या वो कानून सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सबसे पहले ये चेक किया जाए। दूसरी बातें क्या है? दूसरी बातें है कि क्या ये कानून, मान लिया जाए कि हाँ ये ठीक है, ये कानून सही है कि उस कानून के अंतर्गत हमें क्या किया गया है, डिप्राइव किया गया है हमारे पर्सनल लिबर्टी और लाइफ से। उसके बाद दूसरा कानून ये बताता है, दूसरी चीज ये बताता है कि क्या जो लेजिस्लेचर ने इस कानून को बनाया, क्या वो कॉम्पिटेंस था, क्या उस लेजिस्लेचर के पास पावर था ये कानून बनाने का। दूसरा चीज क्या करता है? दूसरा चीज कॉम्पिटेंस टू इनेक्ट सच लॉ, मीन्स वेदर द लेजिस्लेचर द इनेक्टेड द लॉ, जिस लेजिस्लेचर ने इस लॉ को इनेक्ट किया है, क्या उसके पास पावर थी लॉ को इनेक्ट करने की। तो क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, पावर, पावर ऑफ इनेक्टमेंट, पावर ऑफ इनेक्ट, क्या उस लेजिस्लेचर के पास पावर था इनेक्ट करने का, जो जिस कानून के थ्रू हमें हमारा पर्सनल लिबर्टी और लाइफ को डिप्राइव किया गया। तीसरी बातें क्या करनी है, वेदर द लेजिस्लेचर व्हाइल इनेक्टिंग द लॉ फॉलोड अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर अंडर द लॉ, मींस क्या
जिस टाइम पे ये लॉ को इनेक्ट कर रहे थे लेजिस्लेचर, उस टाइम पे क्या उन्होंने सही से प्रोसीजर को फॉलो किया था? सही से प्रोसीजर को फॉलो किया था, मीन्स प्रोसीजर अंडर द लॉ, प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अंडर द लॉ, मीन्स जो भी लॉ के अंदर इन्होंने ये लॉ प्रिस्क्राइब किया था, क्या उसने सही प्रोसीजर फॉलो किया था? ये तीन बातें होगी हमारी प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये तीन बातें कौन करता है? प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बात करता है? इन तीन के अलावा, इन तीन के अलावा क्या बात करता है? द कोर्ट विल आल्सो सी वेदर द लॉ इन क्वेश्चन इटसेल्फ इज फेयर, जस्ट और रीजनेबल। क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है, क्या बात करता है कि इन तीन के अलावा क्या जो कानून बनाया गया वो फेयर था, वो जस्ट था या रीजनेबल था? क्या वो फेयर था, जस्ट था और क्या वो रीजनेबल था? ठीक है, ये बातें होगी, हमने किसकी बातें कर ली? ये बातें कर ली प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये तीन बातें होंगी। उसके बाद क्या, ये सिर्फ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसकी बातें करता है? ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट बात करता है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसके किसके अगेंस्ट बात करता है? एग्जीक्यूटिव एक्शंस के बात अगेंस्ट बात करता है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट। मींस एग्जीक्यूट जो चीजें हो गई उसके अगेंस्ट बात करता है, जब बना है उसके अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बुक का लैंग्वेज क्या बोलता है। बुक का लैंग्वेज बोलता है आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमने देख लिया। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये किसके लिए अवेलेबल है? सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आया केस हमारा 1950 में गोपालन केस। गोपालन केस क्या कह रहा था? एके गोपालन क्या था? एके गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये क्या हुआ? इनमें क्या हुआ? इनमें ये बातें हुई, ए पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, मींस देखिए एक गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ओपोनेंट था कौन? एके गोपालन। अब एके गोपालन को बहुत बार दिसंबर 1947 में क्या कर दिया गया? डिटेन कर लिया गया। बहुत बार डिटेन कर लिया गया एके गोपालन को। ठीक है, अब जब ये डिटेन कर लिया गया तो किसके अकॉर्डिंग डिटेन किया गया? 1950 अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। किसके अंडर डिटेन कर लिया उनको? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंदर क्या कर लिया उनको? डिटेन कर लिया गया एके गोपालन को। ठीक है, जब अब गोपालन ने क्या किया? गोपालन चले गए कोर्ट, एके गोपालन कोर्ट चले गए। अब कोर्ट में उन्होंने क्या किया? एक रीट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 32। अब अपने डिटेंशन को क्या किया? चैलेंज किया। अब जैसे ही चैलेंज किया तो उन्होंने क्या चैलेंज किया? उन्होंने क्या आर्ग्यू ये किया कि ही आर्ग्यूड दैट द एक्ट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। कौन कौन से राइट्स को? आर्टिकल 19 क्लॉज 1D राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दूसरा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज द डिटेनी इज नॉट गिवन एनी रीजन फॉर हिज डिटेंशन। और डिटेनी ने जिसने भी डिटेंशन किया उसने कोई रीजन नहीं दिया डिटेंशन करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कोर्ट जो डिटेनी ने डिटेन किया, क्या वो नियम के अकॉर्डिंग डिटेन किया? क्या वो नियम एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है तो क्या कौन से नियम के अकॉर्डिंग किया था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, इसके अकॉर्डिंग डिटेन किया। चलिए ये एग्जिस्टेंस में था। उसके बाद कोर्ट ने क्या चेक किया कि क्या उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बनाया गया 1950 में, उस टाइम पे क्या लेजिस्लेचर के पास पावर था ये बनाने का? क्या कॉम्पिटेंस था? हाँ, चलो ये भी पावर था बनाने का, उन्होंने बना दिया। अब क्या ये सही प्रोसीजर फॉलो किया गया था? डिटेंशन जिस टाइम में ये लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 बनाया गया था, क्या उस टाइम पे ये डिटेंशन लॉ बनाने के टाइम पे क्या सही प्रोसीजर को फॉलो किया गया था? ये भी फॉलो किया गया था। ये तीनों चीजें मान लिया गया। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने एक नैरो डिसीजन दिया। क्या नैरो डिसीजन दिया? अब आगे देखते हैं कोर्ट ने क्या। द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या इंटरप्रिटेशन दिया? इट हेल्ड दैट
The protection under Article 21 is available only against arbitrary executive actions and not from arbitrary legislative actions. आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के प्रोटेक्शन के लिए क्या है, सिर्फ क्या अवेलेबल है, अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन, सिर्फ आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन अवेलेबल है, ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन ए लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ। स्टेट क्या डिप्राइव कर सकता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को किसी भी कानून के बेस पे क्या कर सकता है, उसको डिप्राइव कर सकता है। ये एक नैरो इंटरप्रिटेशन दिया किसने, कोर्ट ने। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशंस प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में तीन चीजों की बात की गई, एग्जिस्टेंस की, कॉम्पिटेंस की और प्रोसीजर्स की। वो तीनों तो सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको डिटेन किया जा सकता है। उसके बाद which is different from the expression due process of law contained in the American Constitution, जो कि डिफरेंट है। अगर मान लिया जाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उस टाइम में होता तो वो ये भी चेक करता कि क्या ये फेयर है, क्या ये जस्ट है, क्या ये रीजनेबल है डिटेन करना, लेकिन ये उस टाइम पे चीजें नहीं थी। Hence the validity of a law that is prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable। मींस इस ग्राउंड पे हम नहीं इसको बोल सकते कि लॉ अनरीजनेबल है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे सिर्फ क्या था, उस टाइम पे था आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी मींस ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन्स और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट सेकेंडली क्या बोला कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब है कि सिर्फ पर्सन का लिबर्टी या कोई इंडिविजुअल बॉडी का लिबर्टी। बट इन मेनका गांधी केस 1978 द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स जजमेंट ऑन द गोपालन केस। जब मेनका गांधी केस हुआ 1978 में, मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 जब केस हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल्ड किया अपने ओपिनियन को ही। क्या ओवररूल्ड किया, बाय टेकिंग ए वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन निकाला। क्या वाइडर इंटरप्रिटेशन निकाला, therefore it ruled that the right to life and personal liberty of a person can be deprived by law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair and just and not arbitrary। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, मेनका गांधी केस जब डिटेंशन हुआ उस टाइम में क्या करना पड़ा, उस टाइम में ये करना पड़ा कि कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को ही ओवररूल्ड किया और ये बोला कि लॉ क्या होना चाहिए, लॉ रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, फैंसीफुल और ऑप्रेसिव नहीं होना चाहिए। ये बातें होगी फिर। मींस एक गोपालन वाले केस में क्या एक नैरो इंटरप्रिटेशन दे दिया कोर्ट ने कि हाँ चलिए कोई किसी पर्सन का वो है, हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप आपको डिटेंशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेनका गांधी केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना वर्डिक्ट को ही ओवररूल्ड कर दिया। और ओवररूल्ड करने के बाद क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो लॉ है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इन ऑर्डर दैट द प्रोसीजर इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, द प्रोसीजर शुड conform to the principles of natural justice। In other words, it has introduced the American expression due process of law। और वहां पर क्या established हो गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ established हो गया। मेनका गांधी केस के टाइम पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ established हो गया। ठीक है, इन इफेक्ट protection under Article 21 should be available not only against arbitrary executive actions but also against arbitrary legislative actions। जैसे ही ये लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एस्टेब्लिश हुआ उस टाइम पे क्या बोल दिया गया कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं काम करेगा, ये लेजिस्लेटिव एक्शंस, लेजिस्लेटिव अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट भी काम करेगा। आर्टिकल 21 कि आपने किस किस आधार पे डिटेंशन किया, मींस क्या रीजन था, क्या जस्ट था, क्या फेयर था वो डिटेंशन करना, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए डिटेंशन किया जाएगा। फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ एज इम्बॉडीड इन आर्टिकल 21 इज नॉट merely confined to animal existence or survival, but it includes within its ambit the right to live with human dignity and all those aspects of life which go to make a man's life meaningful, complete and worth living। मीन्स राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि हम एनिमल की तरह किसी तरह जानवर की तरह रह रहे हैं। राइट टू लाइफ का मतलब है कि हम डिग्निटी के साथ रहें, लाइफ में कुछ मीनिंग हो, मीनिंगफुल लाइफ हो,
कंप्लीट लाइफ हो और वो लाइफ वर्थ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल की तरह, जानवर की तरह रहे जा रहे हैं, जिंदगी काटे जा रहे हैं, वो नहीं होनी चाहिए। लाइफ हमारा क्या होना चाहिए? डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। It also ruled that the expression's personal liberty in Article 21 is of the widest amplitude and it covers a variety of rights that go constitute the personal liberty of a man. इस बहुत सारे राइट्स मिलकर के क्या करते हैं? पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन के राइट्स को क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन द मेनका केस इन द सब्सिक्वेंट केसेस। इट हैज डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट्स एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। मींस ये सारे राइट्स क्या हैं? आर्टिकल 21 के पार्ट्स हैं। क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्डियस इंडस्ट्री। ये राइट टू लाइफ है। इसी के अंतर्गत, राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती है। राइट टू लिवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 years of age, right to free legal aid, right against solitary confinement, right to speedy trial, मीन्स ट्रायल स्पीड होना चाहिए। आप किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट मीन्स छोटे से कमरे में जाकर के बंद नहीं कर सकते। फ्री लीगल एड होना चाहिए। राइट टू हैंड कफिंग, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग मीन्स आपके हथकड़ी लगाने से अगर चीजें बर्बाद हो रही है तो वो अगेंस्ट है। ठीक है, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशंस, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू डॉक्टर असिस्टेंस, right to timely medical treatment in government hospital, right not to be driven out of the state, right to fair trial, right to prisoners to have necessities of life, right of women to be treated with decency and dignity, right against public hanging, right to road in hilly areas, right to information, right to reputations, right to appeal from a judgment of convictions, right to family pensions, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to sustainable development, right to opportunity, right to decent burial or crematorial, right to marry a person of one's choice, right to die with dignity, passive anesthesia। ये सारे राइट्स हैं किसके? आर्टिकल 21 के अंडर। ठीक है, उसके बाद द इंपॉर्टेंस केस रिलेटिंग टू द एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सारा मेंशन किया गया है 8.6 में, टेबल 8.6 में। अब हमारे पास आता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 ए में दर्शाता है। यह क्या करता है? आर्टिकल 21 ए डिक्लेयर्स दैट स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 years in such a manner that as the state may determine। मीन्स राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि स्टेट क्या प्रोवाइड करे? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। किसके लिए? टू ऑल फ्रॉम एज ऑफ 6 to 14 years, 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। Thus, this provision makes only elementary education a fundamental rights and not higher or professional education। सिर्फ ये बात किसको कवर करती है? आर्टिकल 21 ये सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन को कवर करती है, ना कि हायर एजुकेशन को कवर करती है। ठीक है, दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके अकॉर्डिंग ये बातें की गई कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किस एज से लेकर के? 6 से 14 एज तक लेकर के। ठीक है, दिस अमेंडमेंट इज ए मेजर माइलस्टोन इन द कंट्री एम्स टू अचीव एजुकेशन फॉर ऑल। और यही आर्टिकल क्या हुआ? एक मेजर माइलस्टोन बना ताकि एजुकेशन टू ऑल हो सके, सभी को एजुकेशन मिल सके। The government described this step as the dawn of the second revolution of the chapter of citizens' right. Even before the amendment, the constitutions contained a provision for free and compulsory education for children under Article 45 in Part 4। Means amendment से पहले क्या था? ये ये प्रोविजन जो था फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 पार्ट 4 में, अंडर आर्टिकल 45 में था ये प्रोविजन पार्ट 4 में। However, being a directive principles, it is not enforceable by the courts। लेकिन बीइंग ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है। नाउ देयर इज स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरवेंशंस इन दिस रिगार्ड। अब क्या है? अब के टाइम पे जुडिशियल इंटरवेंशंस भी है इस रिगार्ड में कि आप क्यों नहीं फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे रहे हो चिल्ड्रंस को। ठीक है, दिस अमेंडमेंट चेंज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ आर्टिकल 45 into the directive principles। It is now reached the state shall endeavor
to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. अब उस चीजों को 45 आर्टिकल 45 में क्या करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, अब इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है कि ये अर्ली चाइल्डहुड को प्रोवाइड करे, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करे और एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, जब तक कि वो 6 साल के एज को कंप्लीट ना कर दे तब तक वो प्रोवाइड करे एजुकेशन को। ठीक है। इट आल्सो एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A that reads it shall be duty of every citizen of India to provide opportunity for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years age। मीन्स कहने का मतलब है कि आर्टिकल 51 में इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है कि ये प्रत्येक सिटीजन का ड्यूटी है, उसके बच्चे क्या करें, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चे को प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी एजुकेशन के लिए। ठीक है। इन उन्नी कृष्णन केस 1993 itself, the Supreme Court recognized a fundamental right to primary education। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि प्राइमरी एजुकेशन किसमें जाना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स में जाना चाहिए, इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, और इसको किसमें जोड़ दिया, आर्टिकल 21 में जोड़ दिया। इट हेल्ड दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल ही और सी कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, जब तक ये 14 साल के एज तो कंप्लीट ना कर दे तब तक क्या है, तब तक वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। thereafter his or her right to education is subject to the limits of economic capacity and development of the state। उसके बाद क्या कर सकते, उसके बाद इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। इन दिस जजमेंट द कोर्ट ओवररूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट डिलीवर्ड इन मोहिनी जैन केस 1992 wherein it partially declared that there was a fundamental right to education up to any level including professional educations like medical and engineering। मीन्स जो मोहिनी जैन केस 1992 में जो जजमेंट दिया था उसमें कोर्ट ने ओवररूल्ड किया। जजमेंट क्या था उस टाइम पे ये जजमेंट था कि राइट टू एजुकेशन कहां तक होना चाहिए, अप टू एनी लेवल, किसी लेवल तक होना चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, उन चीजों को ओवररूल्ड किया और क्या बोला कि आपको 14 ईयर्स तक का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है, उसके बाद पेरेंट्स अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को देखते हुए काम करें। ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009। आर्टिकल 21 के प्रेजेंस होने के बाद पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट किया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009। दिस एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड दैट every child has a right to provide full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards। जो कि किसको सेटिस्फाई करेगा, certain essential norms and standards को सेटिस्फाई करेगा और एक इक्विटेबल satisfactory एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन देना है फुल टाइम। दिस लेजिस्लेशन इज एनकरेज्ड इन द बिलीफ दैट द वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड डेमोक्रेसी and the certain of a just and human society can be achieved only through provisions of inclusion elementary education to all। मीन्स इसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, सिर्फ इंक्लूजन एलिमेंट्री एजुकेशन, मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन को इंक्लूड करके। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 एंड द राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैव कम इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या कर दिया गया, फोर्स में ला दिया गया। ठीक है। इन दोनों को 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इन दोनों को क्या कर दिया गया, 1 अप्रैल 2010 से इसको फोर्स में ला दिया गया। ठीक है। ये हमारी बात होगी आर्टिकल 21 की। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।